हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टू साइको प्रोफेसर। आप सभी ने एडमिशन लिया है एडवांस बैच में, तो हम तैयारी भी करेंगे एक एडवांस रूप में। पहले हम अपने मनोविज्ञान की कहानी शुरुआत करें। इससे पहले हम देखें हमारा सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है, या फिर हम देखें मनोविज्ञान का आविर्भाव, है ना, जिसमें हम देखते हैं उत्पत्ति किस प्रकार से हुई मनोविज्ञान की, ठीक है, या फिर हम बात करें उन सभी बायोलॉजिकल बेसिस की, ठीक है, किस प्रकार हमारी जैविकी प्रवृत्ति है ना मनोविज्ञान की, या फिर हम बात करें कुछ अन्य विषयों में आपके टॉपिक यूनिट 9 में और 10 में, जब हम बात करेंगे कृत्रिम इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसके पहले कुछ बेसिक सा नॉलेज, है ना, एडवांस कोर्स में आप एनरोल हैं, उसके पहले कुछ एक बेसिक सा नॉलेज जो आपको ये पढ़ाई आपकी जेआरएफ की तैयारी, नेट की तैयारी आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में सक्सेस का रेशियो आपने दूसरों की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा बढ़ा लिया है, ठीक है। ऑल राइट, तो बातें कम करते हैं एंड काम पे जल्दी पहुंचते हैं। ऑल राइट, तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो ये रही आपकी स्क्रीन, ये है आपकी शब्दावली, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ग्लॉसरी, ठीक है। हो सकता है कोई प्रश्न आपसे ना बने परीक्षा में, एक प्रश्न ना बने, दो प्रश्न ना बने, तीन प्रश्न ना बने, चार प्रश्न ना बने। हो सकता है आपसे एकदम ऐसी चीज पूछ ले जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं, ठीक है। उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त हिंदी में आपको क्या होगी, कठिनाई होगी समझने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हिंदी में चीजों को आज समझ लेते हैं संपूर्ण रूप से कि क्या होती है, कैसे होती है, और अपने एसटीएम से हम इसको भेज देंगे अपने एलटीएम के अंदर, ठीक है। तो जो जो शब्द आपको याद रहते हैं उनको आप याद रखा करें, और जो याद नहीं रहते हैं उनको आप अलग से नोट कर सकते हैं इस वीडियो के साथ साथ में, ठीक है। कैसे करना है वो आपके ऊपर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शब्दों का अर्थ देखेंगे, पूरी तरह समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये कह रहा है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, यानी कि निरपेक्ष सीमा। सीमा आपको मालूम है, ये मान लीजिए ये क्या है, एक सीमा है ना, इसके नीचे ही सारी चीजें दी हुई हैं आपको, ठीक है ना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल हेडिंग दी हुई है आपको, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक सीमा। इस सीमा के नीचे सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो ये एक सीमा है, हमारे मनोविज्ञान में एक सीमा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। किस प्रकार की सीमा है, ये सीमा है निरपेक्ष, ठीक है। निरपेक्ष सीमा है, यानी कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब निरपेक्ष सीमा क्या होती है उसे देखते हैं। किसी उद्दीपक के पता लगने की आवश्यक न्यूनतम तीव्रता। तीव्रता मालूम है क्या होती है आपको, इंटेंसिटी होती है ना। आपको बिजली का झटका लग रहा है तो 20 वॉट का लग रहा है या 440 वॉट का लग रहा है, ठीक है। ये होती है क्या, तीव्रता। आपने कढ़ाई को जब छुआ, गरम कढ़ाई को, है ना, तो वो तुरंत रखी थी गैस पर, है ना, या फिर 2 घंटे से दूध उबल रहा था तो वो गर्म थी। अब समझ गए आप तीव्रता क्या होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। किसी उद्दीपक, ना, उद्दीपक यानी होता है हमारा, उद्दीपक को हम कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस कहते हैं। किसी उद्दीपक के पता लगने की आवश्यक न्यूनतम तीव्रता। तीव्रता समझ गए आप, इंटेंसिटी। उद्दीपक है आपका स्टिमुलस, है ना। तो मान लीजिए ये है एक ग्लास, ग्लास में भरा है पानी, ठीक है। हमने आपसे कहा कि आपको एक शक्कर लेनी है, शक्कर के दाने लेने हैं, मिश्री के दाने लेने हैं, और इसमें एक एक करके इसमें क्या करना है, आपको डालते जाना है, ठीक है। एक एक करके आप डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तब, ठीक है, हमारा स्टिमुलस क्या है, हमारा ये पानी का क्या होना है, पानी का मीठा स्वाद हमको चाहिए, ठीक है। पानी में किस प्रकार का स्वाद है, स्वीट, है ना। जो स्वीट है ये क्या है, हमारा उद्दीपक है, ठीक है ना, उद्दीपक है। किसी उद्दीपक के पता लगने की, कि अब ये जो पानी है, एक डालेंगे, दो डालेंगे, तीन डालेंगे, मान लीजिए 5 मिश्री के दाने डालने के बाद ये क्या हो गया, ये पानी हल्का सा मीठा होना शुरू हो गया, है ना। हल्का सा मीठा होना, पूरा मीठा नहीं, हल्का सा मीठा होना शुरू हो गया पानी, ये इसका स्वाद बदलने लगा, ठीक है। नॉर्मल से ये हल्का सा मीठा होने लगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको मालूम पड़ने लगा कि ये पानी क्या हो रहा है, मीठा हो रहा है ना। तो वहां पे क्या है, न्यूनतम, मतलब 5 में 5 शुगर के क्यूब्स में क्या हो गया, ये न्यूनतम तीव्रता हुई इसकी, ठीक है ना।
आवश्यक न्यूनतम तीव्रता, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं निरपेक्ष सीमा। कोई आपसे पूछेगा निरपेक्ष सीमा क्या है, आप बोलेंगे निरपेक्ष सीमा हमको मालूम है, कोई भी ऐसा उद्दीपक के पता लगने की आवश्यक न्यूनतम तीव्रता। ओके, आप समझ गए, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए निरपेक्ष सीमा का। अब बात करते हैं हम, अगला है समंजन। ठीक है, यहाँ मंजन वो दांतों पे करने वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ स लगा है, समंजन की बात हो रही है, यानी कि अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन क्या होता है, आजकल सुना होगा आपने, होटल में क्या करते हैं हम, होटल में जाके हम रहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन समझ गया, मतलब रहने की जगह मिलती है हमको ना। वो प्रॉपर्टी जो है होटल में, वो आपका घर तो है नहीं है, लेकिन क्या किया, जो होटल का मैनेजर था उसने क्या किया, आपको होटल के अंदर एक कमरा दे दिया। अब ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई कुछ समय के लिए, 24 घंटे के लिए। तो उसने क्या किया, अपनी जगह में एक जगह आपको क्या कर दिया, अकोमोडेट कर दिया, है ना, आपका समंजन कर दिया उसने वहां पे। ठीक है, इसी प्रकार लेंस की आकृति, हमारी आंखों में क्या होता है, लेंस होता है ना, लेंस। तो लेंस की आकृति को बदलने के लिए पक्ष्माभिकी पेशी की चाक्षुष क्रिया, अब ये कौन सी क्रिया होती है, क्या होती है, उसको अभी छोड़ देते हैं। इतना ध्यान रखिए, ये कहाँ हो रहा है, आपकी आंखों में होता है। ठीक है, आंखों में होता है, आपकी आईज में होता है। ठीक है, लेंस की आकृति को बदलने के लिए, है ना, लेंस की आकृति, आपकी आंखों में क्या होता है, लेंस होता है, उसकी जो आकृति है यानी उसका जो शेप है, उसको बदलने के लिए, है ना, उसको देखिए क्या करने के लिए, बदलने के लिए, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, बदलने के लिए पक्ष्माभिकी पेशी की चाक्षुष क्रिया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो होटल था, उसका मैनेजर ने क्या किया, आपको जगह देने के लिए, है ना, तो जगह बदलने के लिए पक्ष्माभिकी पेशी की चाक्षुष क्रिया, यहाँ पे क्रिया किसने की, आपके मैनेजर ने की, है ना, आपको जगह दी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है, पक्ष्माभिकी पेशी की चाक्षुष क्रिया कर रही है यहाँ पे काम। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, लेंस की आकृति को बदलना है। इसे ही हम कहते हैं अकोमोडेशन, यानी कि समंजन कहते हैं। ओके, तो निरपेक्ष सीमा क्लियर हो गई, क्या है, किसी उद्दीपक को पता लगने की आवश्यक न्यूनतम तीव्रता। समंजन मालूम पड़ गया, क्या है, लेंस की आकृति को बदलने के लिए पक्ष्माभिकी पेशी की चाक्षुष क्रिया। ओके, अब देखते हैं हम पर संस्कृति ग्रहण, यानी कि एक्कुल्चुरेशन, एक्कल्चरेशन। ठीक है, पर संस्कृति ग्रहण, यानी कि संस्कृति को क्या कर लिया हमने, ग्रहण कर लिया। लेकिन संस्कृति किसकी है, भारत की है क्या, नहीं, ये पर है ना, पर यानी प्रदेश, बाहर की संस्कृति को ग्रहण कर लिया। यहाँ देखिए, दो भिन्न सांस्कृतिक समूहों में प्रथम एवं सतत संपर्क के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। आप मान लीजिए आपका नाम है राजा, ठीक है, जो राजा है वो इंडिया में रहता है, ठीक है, लेकिन राजा के जब बच्चे होते हैं, ठीक है, तो राजा के बच्चे बच्ची क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं वहां पे चाइना। ठीक है, मान लीजिए कोरोना वगैरह सब चला गया, उसको ले गए हैं चाइना। तो जब राजा चाइना में जाएगा, वो 55 साल 60 साल का हो जाएगा। ठीक है, जब वो चाइना जाएगा, जब वो चाइना जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वो वहां की चीजों में ढलना स्टार्ट कर देगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में। तो 10 साल में होते रहते वो क्या करेगा, वो वहां पे चाइनीज खाना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किस प्रकार की संस्कृति, यहाँ पे थी आपकी भारतीय संस्कृति, और वहां पे कौन सी आ गई, आपकी चीनी यानी कि चाइनीज संस्कृति आ गई। ठीक है, तो दो भिन्न सांस्कृतिक समूह है, पहला समूह कौन सा, भारतीय, और दूसरा कौन सा, चाइना में प्रथम एवं सतत संपर्क, ये तो पहली बार गया तभी हो गया, या फिर 10 साल रह गया, है ना, उसके संपर्क में, चाइना के संपर्क में रहा कौन, राजा। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक, अब उसके उसमें क्या हो गया, अब वो भारत के त्योहार मनाना शायद उसने बंद कर दिया, ठीक है, चाइना के त्योहार मनाना स्टार्ट कर दिया। और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जो भी होंगे उसके दिमाग में, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम पर संस्कृति ग्रहण, यानी कि पर मतलब प्रदेश की संस्कृति को क्या करना, ग्रहण करना, यानी कि एक्कल्चरेशन की बात हो रही है। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं, उपलब्धि की आवश्यकता, ये पढ़ने को मिलता है आपको टॉपिक नंबर 9 में, यानी कि अचीवमेंट नीड, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। यानी कि उपलब्धि की आवश्यकता, सफल होना, अग्रगण्य होना, दूसरों से अच्छा कार्य निष्पादन करने की आवश्यकता, ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना जो व्यक्ति की योग्यता का प्रदर्शन करे। ठीक है, तो यहाँ पे अचीवमेंट नीड से मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपकी अचीवमेंट ये है कि आपको सैलरी चाहिए है ना, तो सैलरी के लिए क्या कर रहे हैं आप, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अचीवमेंट नहीं, आप सैलरी के छोड़ के आप क्या कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आपको मार्स पे जाना है। ठीक है, या आपको एक दिन में एक किताब पढ़नी है, बुक्स रीडिंग करना है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये सब है आपकी उपलब्धि की आवश्यकता। आपको सफल होना है, अग्रगण्य होना है, दूसरों से अच्छा करना है ना, और चुनौतीपूर्ण कार्य करना है, ये ध्यान रखिए, चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना जो क्या करेगा, आपकी योग्यता बताएगा। ठीक है, आपको अलग अलग चीज, अब मार्स पे तो हर कोई जाएगा नहीं, है ना, किताबें हर कोई पढ़ना चाहता नहीं है। ठीक है,
या फिर माउंट एवरेस्ट पे तो किसी को चढ़ना नहीं है रोज ना। तो ये क्या बताता है, ये चैलेंजिंग टास्क बताता है, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उपलब्धि की आवश्यकता, यानी कि अचीवमेंट नीड। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे है हमारा एक्विटी, यानी कि तीक्ष्णता, ठीक है। वहां पे क्या देखा था हमने ऊपर, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, कितनी कढ़ाई गर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तीक्ष्णता की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि एक्विटी की बात हो रही है, जिसे क्या कहते हैं, दृष्टि की तीक्ष्णता। आपकी आंखें कितनी तेज देख सकती हैं, कितनी तीक्ष्ण है आपकी आंखें, ठीक है। बाल की खाल निकाल सकती हैं आपकी आंखें या नहीं, ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला, किशोरावस्था की बात करते हैं, एडोलेसेंस की बात करते हैं। बाल्यावस्था से वयस्क होने के पहले की विकासात्मक अवधि, बाल्यावस्था से वयस्क होने के पहले की विकासात्मक अवधि, यानी कि बाल्यावस्था ये है एडल्ट, ये है बाल्यावस्था, ये है वयस्क। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम किशोरावस्था, जो कि लगभग कब से आती है, 10-12 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 18 से 22 वर्ष की उम्र तक विस्तृत है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने ऐसा है नहीं। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, ठीक है। ये क्या है, मानव शरीर का, आपके हमारे सभी के शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन क्या है, एक प्रकार का एड्रेनलिन क्या है, एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो किसी को लड़ने, लड़ाई करने, भागने, फाइट फ्लाइट ना, फाइट फ्लाइट के लिए कौन सा हार्मोन आएगा हमारा, एड्रेनलिन हार्मोन, या भयभीत, फियर, जब हम डर जाते हैं, भयभीत होने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। अब आपको डरना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में आप हार्मोन कौन सा रिलीज होगा, एड्रेनलिन होगा। आपको भागना है, ठीक है, आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको फ्लाइट पकड़नी है, तो भागना है आपको, या फिर आपको किसी लड़ाई करनी है, वहां पे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा। ओके, अब बात करते हैं अगला, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच। अभी पहला हार्मोन कौन सा देखा हमने, H1 आपने देखा, नोट करिए ऐसी सब चीजों को। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या करता है, भागने लड़ने इसमें मदद करता है, ठीक है, प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। अगला कौन सा देख रहे हैं आप, H2 देख रहे हैं आप, हार्मोन 2, ACTH, है ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये कहाँ मिलता है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित, कौन स्त्रावित करता है इसको, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एक हार्मोन जो एड्रिनल को उद्दीप्त करता है, ठीक है। किसको उद्दीप्त करता है, एड्रिनल को उद्दीप्त करता है कि वह अपना कॉर्टिकोइड हार्मोन स्त्रावित करे। एक और हार्मोन कौन सा देखने मिला, कॉर्टिकोइड हार्मोन, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एक हार्मोन, ये कहां से, ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ये कहां से रिलीज होता है, आपके अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एक हार्मोन, जो किसको उद्दीप्त करता है, एड्रिनल को उद्दीप्त करता है कि वह अपना कॉर्टिकोइड हार्मोन स्त्रावित करे। ये वाला अभी उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, आगे आगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। ओके, जब आप मस्तिष्क के अंदर घुसेंगे तब समझ में आएगा। अब बात करते हैं, अगला है आकाशीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि एरियल पर्सपेक्टिव, ठीक है। एरियल क्या होता है, एरियल सर्फ एक्सल वाला नहीं, पर्सपेक्टिव तो मालूम है आपको, परिप्रेक्ष्य होता है, ठीक है। एरियल यानी आकाशीय की बात हो रही है, हवा में जो होता है एरियल, ठीक है। हवा में गहराई के प्रत्यक्षीकरण के लिए एक एक नेत्री संकेत, है ना, कि कितना गहराई है ना, उसके लिए प्रत्यक्षीकरण के लिए एक एक नेत्री संकेत, जो विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों के अंतर्गत वस्तुओं की सापेक्षिक स्पष्टता को व्यक्त करता है, ठीक है। निकट की वस्तुएं सामान्यतः सूक्ष्म विशेषताओं के साथ अधिक स्पष्ट होती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं कम स्पष्ट होती है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका आकाशीय परिप्रेक्ष्य। आपके सामने दीवार पे कोई मान लीजिए फोटो टंगी है, उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं उसमें क्या डिटेलिंग है, ठीक है, उसमें कौन से कपड़े पहने गए हैं, कौन सा मास्क लगाया गया है, कौन सी टोपी पहनी है, ये सब देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको, आपकी कमरे से एक दरवाजा है, दरवाजे के बाहर वहाँ घड़ी लगी है, ठीक है, तो घड़ी में उस घड़ी का नाम क्या लिखा हुआ है, घड़ी का, वो आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि क्या है, आकाशीय परिप्रेक्ष्य। ओके, निकट की वस्तुएं सामान्यतः सूक्ष्म विशेषताओं के साथ अधिक स्पष्ट होती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं कम स्पष्ट होती हैं। इसे क्या कहेंगे हम हमारी भाषा में, एरियल पर्सपेक्टिव। ये मालूम सबको है, लेकिन हम क्या कहेंगे, परीक्षा हॉल में जब आप ये देखेंगे आकाशीय परिप्रेक्ष्य, तो आपको हमारी आवाज और ये लेक्चर याद आएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एफरेंट न्यूरॉन की, यानी कि अभिवाही तंत्रिका कोशिका, ठीक है। हमारे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं आप, आपको मालूम है सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कोशिका की बात हो रही है, तंत्रिका कोशिका की बात हो रही है, यानी कि न्यूरॉन सेल की बात हो रही है, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन क्या होता है, अभिवाही, है ना, अभिवाही सूचना
भेजने की प्रक्रिया में लगी हुई तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन कौन सी होती हैं? जो क्या करती हैं? सूचनाएं भेजती हैं, है ना। ऐसी कोशिकाएं जो क्या करती हैं? एफरेंट न्यूरॉन क्या है? सूचना भेजने की प्रक्रिया में लगी हुई तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ओके, आफ्टर इमेज, ये तो आपको सभी को मालूम है। उत्तर प्रतिमा, वह बिंब जो किसी उद्दीपन के खत्म हो जाने या दूर हो जाने के बाद भी बना रहता है। आप अपने कमरे में रहते हैं, आप बल्ब जलाते हैं, ठीक है, बल्ब जलता रहता है, कमरे के बाहर जाना है, आप क्या करते हैं? आप चले जाते हैं ऐसे ही, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं जाना है, बटन ऑफ करना है उसको। बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? आपको लगता है कि बल्ब अभी भी जल रहा है ना, एक सब बिंब उद्दीप्त होता है हमको ना। ये तो वह बिंब जो किसी उद्दीपन के खत्म हो जाने, वो बल्ब जब बंद हो गया तो भी लगता है कि वहां पे कुछ हल्का हल्का सफेद सफेद जल रहा है, प्रकाश है, या दूर हो जाने के बाद भी बना रहता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तर प्रतिमा। आकाशीय परिप्रेक्ष्य क्लियर है, अभिवाही तंत्रिका कोशिका क्लियर है। ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं ऑल और नन लॉ। ठीक है, पूर्ण या शून्य नियम। नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा? इस नियम इस नियम के अनुसार एक तंत्रिका कोशिका, है ना, न्यूरॉन सेल, किसी उद्दीपन के प्रति या तो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करेगी अथवा बिल्कुल ही प्रतिक्रिया नहीं करेगी, भले ही उद्दीपन की मात्रा कितनी भी तीव्र क्यों ना हो। ऑल और नन। तंत्रिका कोशिका जो है क्या करेगी? किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन यानी स्टिमुलस, उसके प्रति अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करेगी अथवा बिल्कुल नहीं करेगी। या तो तंत्रिका कोशिका जो है या तो काम करेगी या फिर नहीं करेगी, या तो करेगी या नहीं करेगी, बीच का कुछ नहीं है। जैसे आप लोग भी क्या करते हैं, पढ़ाई आप लोग बीच वाली करते हैं, कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, या तो करना है या नहीं करना है, सेम आपके तंत्रिका कोशिका की तरह। ऑलराइट, तो ये था आपका मोटिवेशन। ओके, अब बात करते हैं आयाम की, एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? ध्वनि तरंगों में, साउंड वेव्स जो होती है ध्वनि तरंगों में, आधार रेखा से प्रत्येक सिंसिसॉइडल तरंग के शीर्ष तक की दूरी। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है इसे ध्यान रखना है आपको। इसमें ध्वनि तरंगों में आधार रेखा से सिंसिसॉइडल तरंग के शीर्ष तक की दूरी। ईईजी मापन में, ईईजी अभिलेख रिकॉर्ड में अधिकतम और न्यूनतम वोल्टेज से दूरी प्रत्येक मामले में सामान्यतः तीव्रता के माप के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। एम्पलीट्यूड मतलब वो ध्वनि तरंगे की बात कर रहा है। अब बात करते हैं अगला। अगला हमारे पास है गल तुंडिका, है ना। गल तुंडिका ये आपको कई जगह देखने मिलेगा अपने पीवाईक्यूज में भी ना। गल तुंडिका क्या है? एमिगडाला। एमिगडाला क्या होता है? बादाम के आकार के दो तंत्रिका गुच्छ जो उपबलकुटीय तंत्र के घटक हैं तथा संवेगों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यही नोट कर लीजिए, एमिगडाला कहाँ जुड़ा होता है? हमें संवेगों से जुड़ा हुआ मिलेगा। कभी भी हम एमिगडाला पढ़ेंगे हमको दिमाग में क्या खींचना चाहिए फोटो, कि संवेगों की बात हो रही है। ठीक है, तो बादाम के आकार के दो तंत्रिका गुच्छ जो उपबलकुटीय तंत्र के घटक हैं तथा संवेगों से जुड़े होते हैं। अब ये कहाँ पे लोकेट होते हैं इसको हम देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन आपने क्या किया आज? एमिगडाला को यानी कि गलतुंडिका को क्या कर लिया आपने? संवेगों से जोड़ लिया। गलतुंडिका यानी संवेग। ठीक है, तो आगे जब हम गलतुंडिका के बारे में पढ़ेंगे आपको संवेग ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा। ठीक है, जीववाद की बात करें, एनिमिज्म की बात करें, तो पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन का एक पक्ष या विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, तो हमारी इंडियन फिलोसफी में एक दो धर्म है जो इस प्रकार का चीजों को मानते हैं। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा धर्म है जो जीववाद में, एनिमिज्म में विश्वास रखता है। ठीक है, ओके, वीडियो की लेंथ 18 मिनट हो गई है। ठीक है, आप बताएं कि ये वीडियो लेंथ ठीक है या नहीं है। ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और फिर आप जैसा बताएंगे कि वीडियो की लेंथ ठीक है या और लंबी होनी चाहिए या कम होनी चाहिए या फिर इतनी काफ़ी है, इसके अकॉर्डिंग हम आगे के वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। ये सीरीज खत्म होते साथ ही आपको इतना सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आपको लगेगा कि अब प्रश्न देखने के साथ आपको ये नहीं होगा कि आप कुछ चीज़ बन नहीं रही है, आप भूल रहे हैं, या आप कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।